हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं कुछ बेसिक क्वेश्चंस ऑन डायमेंशनल एनालिसिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, इन अ पर्टिकुलर सिस्टम द यूनिट्स ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम आर चोजन टू बी 10 सेंटीमीटर, 10 ग्राम एंड 0.1 सेकेंड्स रिस्पेक्टिवली। द यूनिट ऑफ फोर्स इन दिस सिस्टम विल बी इक्वल टू। तो आपसे पूछ रहा है कि आपका फोर्स इस सिस्टम के अंदर अगर देखा जाए तो कितने बराबर आएगा। सो ऑप्शन है हमारे पास न्यूटन्स में, मतलब हमें एमके सिस्टम का इस्तेमाल करना है एक तरफ और दूसरी तरफ इस नए सिस्टम का इस्तेमाल करना है। सो ये क्वेश्चन बेस्ड है जो हम पढ़ते थे क्वांटिटी का कंजर्वेशन, n1 u1 इक्वल्स टू n2 u2, राइट। सो वही से स्टार्ट करूंगा, दैट n1 u1 इक्वल्स टू n2 u2। सो n1 पुराना सिस्टम इक्वल्स टू n2 नया सिस्टम, ठीक है। अब पुराना सिस्टम कौन सा है? न्यूटन। सो हमारे को पता करना है कि हमारे नए सिस्टम में कितने न्यूटन होंगे, राइट। तो हम इसको यहां लिखेंगे x न्यूटन। हमें जो आंसर चाहिए वो चाहिए x न्यूटन, आप देख सकते हो ऑप्शंस के लिए। एंड हमें उसका एक यूनिट उठाना है, मतलब उसका 1 यूनिट उठाएंगे और वो नया सिस्टम है। यहां लिख देता हूं नया सिस्टम, नाम नहीं पता इसलिए मैं नया सिस्टम लिख रहा हूं, राइट। चाहे न्यूटन हो चाहे नया सिस्टम हो, दोनों के अंदर फोर्स ही लग रहा है, इसका मतलब दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा। सो x डायमेंशनल फॉर्मूला फोर्स mlt-2 इज इक्वल टू 1 डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स mlt-2। मैंने जैसे कि पहले भी बताया था कि आप मास को मत काटिएगा, क्योंकि ये मास इसमें अलग सिस्टम्स में नापा गया, ये मास अलग सिस्टम्स में है। पहले बात करते हैं न्यूटन वाले सिस्टम की। सो न्यूटन वाले सिस्टम के अंदर मास हमारा केजी में होता है और लेंथ हमारा मीटर्स में होता है। एमकेएस सिस्टम की बात कर रहा हूँ, टाइम होता है सेकेंड। सो सेकेंड टू द पावर -2। सिमिलरली यहाँ पर मास गिवन है, किसमें नापा गया है? सो मास इज इन 10 ग्राम्स। सो 10 ग्राम्स लिखूंगा, जो लिखा है बिल्कुल सीधा सीधा छाप दूंगा। और यहाँ लेंथ दिया है 10 सेंटीमीटर और टाइम दिया है मेरे को 0.1 सेकेंड। तो 0.1 सेकेंड, और पावर को मिस नहीं करता हूँ मैं पहले ही बताया बच्चे यूजुअली पावर्स में गलती करते हैं। सो 0.1 सेकेंड की पावर -2। ओके, सो यहाँ तो जगह हो गई है, यहाँ पे बढ़ते हैं आगे। सो अब इसको सॉल्व करने के लिए एक डब्बे को दूसरे डब्बे के बराबर करना पड़ेगा, और उसको बराबर करने के लिए मैं किलोग्राम को ग्राम्स में कन्वर्ट करूंगा, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूंगा और सेकंड्स को मैं थोड़ा सा सही कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्स को रहने देते हैं यहाँ पर, किलोग्राम को हम 1000 ग्राम लिखेंगे तो 1000 बाहर आ जाएगा, राइट। सो मैं 1000 पहले से बाहर निकाल दिया क्योंकि अंदर अब ग्राम बनने वाला है। मीटर को मैं सेंटीमीटर लिखूंगा तो मैं 100 सेंटीमीटर लिखूंगा, 100 बाहर आ जाएगा। सो 100 भी मैंने बाहर लगा दिया। तो ये थोड़ा सा मैं कैलकुलेशन बचा के करता हूँ। अब अंदर क्या बचा? ग्राम और सेंटीमीटर। सो अंदर बचा है ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड टू द पावर -2, ये अंदर बचा है, राइट। ऑन द अदर एंड दूसरी तरफ अगर मैं 10 को बाहर निकालूं तो अंदर भी ग्राम बचेगा, इस 10 को बाहर निकालूं तो भी अंदर ग्राम बचेगा, सेंटीमीटर बचेगा। तो ये दो 10 अगर बाहर निकल जाएंगे तो 10 टू द पावर 2 बाहर आ जाएगा। सो दूसरी तरफ मेरे पास 10 टू द पावर 2 तो बाहर आ ही गया। साथ ही साथ इस 0.1 को भी बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि सेकंड को सेकंड से काटने के लिए इस 0.1 को भी बाहर निकालना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा 0.1 की पावर -2 है। 0.1 का मतलब होता है 1/10। 1/10 को अपन -2 की पावर के साथ बाहर निकालेंगे तो 1/10 या 1/100 बाहर आएगा, राइट। 1/100 का उल्टा करेंगे जब -2 लगाएंगे, मतलब -1 करेंगे उसके लिए, सो वो रेसिप्रोकल होकर 100 बनेगा। मतलब 1/10 की पावर 2 को -2 को बाहर निकालने से 100 बाहर निकलेगा। सो 100 बाहर निकलेगा तो फिर से मैं 10 की पावर 2 ही निकालूंगा यहाँ पर, और फाइनली ये अंदर वही बन जाएगा जो मेरा इस तरफ है। मैं पूरा लिखने की मेरे पास जगह नहीं है, लेकिन हाँ ग्राम सेंटीमीटर S-2 बिल्कुल सेम बन जाएगा। ये पूरा का पूरा डब्बा इस पूरे के पूरे डब्बे से अब कैंसिल आउट हो सकता है। सो फाइनली मेरे पास x का आंसर निकालने के लिए काफी इंफॉर्मेशन आ चुकी है। सो x इंटू 10 टू द पावर 5 इज इक्वल टू 10 टू द पावर 4। सो 10 टू द पावर 4 और ये 5 कैंसिल होकर एक 10 बच गया, एंड फाइनली x आ रहा है मेरे पास 0.1। मैं अपने आंसर को पहले भी कह चुका हूं कि मैं फाइनली आंसर देता हूं जिससे लैंग्वेज गड़बड़ नहीं होती है। सो फाइनली ये जो नया सिस्टम है इसका एक यूनिट मेरे 0.1 न्यूटन के बराबर है। सो 1 यूनिट ऑफ नया सिस्टम इज इक्वल टू 0.1 न्यूटन। और शायद यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपका नया सिस्टम कितने न्यूटन के बराबर आएगा। सो द राइट आंसर विल बी 0.1 न्यूटन। वेरी इजी। तो एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, खुद से भी ट्राई कर लीजिए। आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास अगला क्वेश्चन है फिर से कुछ रिलेटेड टू कन्वर्जन ही है। द डेंसिटी ऑफ अ मटेरियल इज material in SI unit is 128 kilogram per meter cube. In certain units in which the unit of length is 25 centimeter, अच्छा ये नया यूनिट के बारे में बता रहा है, 25 सेंटीमीटर लेंथ को नापना है। यूनिट ऑफ मास इज 50 ग्राम्स। द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ डेंसिटी ऑफ द मटेरियल इज, ओके। सो अब इस नए सिस्टम के अंदर कितना डेंसिटी आएगा ये बताना है।
सो 128 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, मतलब ऐसा यूनिट सिस्टम है। फिर से मैं वही कर रहा हूं, N1U1 इक्वल्स टू N2U2। चलिए स्टार्ट करते हैं। 128 और डेंसिटी है, डेंसिटी किसमें नापते हैं अपन, ml-3, डायमेंशनल फॉर्मूला ml-3, और उधर भी डेंसिटी आने वाला है और उसमें जो यूनिट सिस्टम का आंसर आएगा वो हमें निकालना है, तो वहां पे लिख दिया x और फिर से डेंसिटी लिख दिया ml-3। फिर से यहाँ पे कैंसिल आउट नहीं करना है, क्योंकि हमको ध्यान रखना है कि हम लोग को अपने मासेस को सही तरीके से पुट भी करना है, क्योंकि मासेस यहाँ पर जो है वो किलोग्राम्स में है और लेंथ यहाँ पर जो है वो मीटर में है। सो पावर्स का ध्यान रखते हुए मैंने सब कुछ किया है। अच्छा ठीक है, यहाँ पे आ गया x और यहाँ पर जो मास है वो किस में 50 ग्राम्स। सो यहाँ पर मास 50 ग्राम्स लिखूंगा एंड फाइनली यहाँ पर जो लेंथ है वो 25 सेंटीमीटर है। ठीक है भाई। सो कभी कभी कैलकुलेशंस हम अपने हिसाब से चेंज कर लेते हैं। सो कैलकुलेशन जितनी इजी कर सकते हैं उतनी इजी करिएगा। किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है ये तो समझ में आ रहा होगा, और मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है ये भी समझ में आ रहा है, ध्यान से देखिएगा। सो 128 किलोग्राम को मैंने लिख दिया 1000 ग्राम्स और मीटर को लिख दिया 100 सेंटीमीटर्स, 100 सेंटीमीटर टू दी पावर, भूलना नहीं, -3 इज इक्वल टू x टाइम्स ये 50 ग्राम्स है और ये 25 सेंटीमीटर। अच्छा ब्रैकेट खूब लगाइए, ब्रैकेट का कोई कॉस्ट नहीं है अलग से। सो ब्रैकेट खूब लगाइए जिससे आपसे गड़बड़ कम से कम हो, ठीक है, जितना आपको लगे कंफर्टेबल रहे। ओके ठीक है, अभी अपन को कैंसिल आउट करना है दोनों सिस्टम के अंदर। तो मैं क्या करूंगा, मुझे जब डायरेक्टली दिख रहा है कि मैं 50 से 1000 को ही कैंसिल आउट कर सकता हूं, सो 50 और 1000 से सॉल्व करके एक जीरो कट गया और 100/5 विल बी 20। इसका मतलब यहाँ पे मैं डायरेक्टली 20 लिख सकता हूं। यहाँ पर क्यूब है, मतलब टू दी पावर -3 है, तो मैं एक काम करूंगा कि अंदर पावर्स के अंदर वाला कैंसिल आउट कर सकता हूं, क्योंकि इसकी भी पावर -3 है, इसकी भी पावर -3 है, तो दे कैन कैंसिल आउट ईच अदर। सो 25 विल डायरेक्टली कैंसिल आउट 4, लेकिन 4 अभी पावर के अंदर है, याद रखना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे कुछ नहीं बचा है, यहाँ बचा है ग्राम और सेंटीमीटर, सुनसान हो चुका है यहाँ पर, और यहाँ पर इलाके में अभी 20 बचा है और ये 4 की पावर -3 भी बचा है, तो ये सब बाहर निकालना पड़ेगा। तो मैं थोड़ा इस तरफ चलता हूं। 128 इज इक्वल टू, सो यहाँ पर 128 इंटू, तो 20 तो अकेला है, 20 बाहर आ जाएगा। 4 की पावर ध्यान से देखिएगा -3 है, सो 4 की पावर -3 मतलब 1/4 क्यूब, 1/4 क्यूब विल बी 1/64। सो 128 इंटू 20 अपॉन 64, ये हमारा यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में पूरा टर्म बचेगा। अगेन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब विल कैंसिल आउट ईच अदर, मैं लिख नहीं रहा, एंड ये हमारा केवल अकेला x के बराबर आएगा। सो फाइनली 64 को हमने 128 से मारा एंड x इज 40। इसका मतलब हम अपने आंसर को फाइनली लिखेंगे जरूर, दैट 128 किलोग्राम पर मीटर क्यूब विल बी इक्वल टू 40 नया सिस्टम। सो नए सिस्टम में ये हमारे 40 के बराबर आ रहा है। 40 इज ऑप्शन ए, सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, खुद से एक बार और ट्राई करिएगा। आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज नीट 2015। ओके चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन हमसे कह रहा है। इफ एनर्जी ई, वेलोसिटी वी एंड टाइम टी आर चोजन एज द फंडामेंटल क्वांटिटीज, ऐसे प्रकार का भी कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया गया है। द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द सरफेस टेंशन विल बी, अगर आप में से कोई बच्चा है जिसको सरफेस टेंशन के बारे में नहीं पता है तो मैं उसको साइड से बता देता हूं। सो वैसे तो हम क्लास 11th में ये सारी चीजें कवर करते हैं, बट अगर अभी के लिए हमको रिक्वायर्ड है तो हम लिख लेते हैं दैट सरफेस टेंशन इज समथिंग दैट इज फोर्स पर यूनिट लेंथ। आप एनर्जी अपॉन एरिया भी लिख सकते हैं, बट फोर्स अपॉन लेंथ थोड़ा आसान रहता है और जल्दी इससे डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना निकल जाएगा। फोर्स एज वी नो mlt-2 एंड लेंथ एज वी नो l, तो बच्चों फाइनली l कैंसिल आउट हो जाता है, और अब जब जब जरूरत पड़ेगी हमें सरफेस टेंशन जैसी चीज की तो हम यूज करेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला mt-2। चलिए बैक टू द क्वेश्चन, ये अगर जरूरत पड़ती है तो हम इसको यूज कर लेंगे। बैक टू द क्वेश्चन, एनर्जी, वेलोसिटी और टाइम को आज से फंडामेंटल घोषित कर दिया गया है। आपसे पूछा गया है सरफेस टेंशन को आप कैसे एक्सप्रेस करेंगे। सो सरफेस टेंशन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी टू द पावर x, जैसा मैंने पढ़ाया है, वेलोसिटी या v टू द पावर y एंड फाइनली t टू द पावर z, करेक्ट। अब सरफेस टेंशन मेरे को पता है डायमेंशनली दोनों तरफ सही होना चाहिए, सो इधर का डायमेंशनल फॉर्मूला और इधर का डायमेंशनल फॉर्मूला मैच करना चाहिए, यही डायमेंशनल कंसिस्टेंसी होती है। सो mt-2 दिस साइड शुड मैच विद द होल दिस साइड। अब ये क्या क्या है, यहाँ पे एनर्जी है तो भैया एनर्जी लिखनी पड़ेगी पूरी ml² t-2 टू दी पावर x, नहीं भूलेंगे,
एंड वेलोसिटी है, वेलोसिटी पूरी लिखना पड़ेगा, एल टी माइनस 1 टू द पावर वाई, एंड फाइनली हमारे पास अकेला टाइम है तो टी की पावर जेड। क्लियर। अब हमको इधर पूरी एक कहानी एक ही डब्बे के अंदर लानी पड़ेगी। यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ m की पावर 1 दिख रही है, l है नहीं, t माइनस 2 है, तो यहाँ मुझे काफी कुछ क्लियर है। इस तरफ थोड़ी क्लैरिटी बनाते हैं। m की पावर अगर देखी जाए सो m की पावर मुझे दिख रही है अकेली x, क्योंकि m यहीं से आ रहा है और कहीं m नहीं है। l की पावर अगर देखी जाए सो l यहाँ से आ रहा है 2x, l यहाँ से आ रहा है y और वहां पे l नहीं है, सो l की पावर मेरे पास बन रही है 2x प्लस y। यस, टाइम की अगर बात की जाए तो टाइम बन रहा है माइनस 2x माइनस वाई एंड जेड, मतलब तीन टर्म आ रहे हैं। सो टाइम के लिए हमारे पास माइनस 2x भी आ रहा है, माइनस वाई भी आ रहा है और प्लस जेड भी आ रहा है। नो प्रॉब्लम। देखिए फिर से चीज आसान इसलिए है क्योंकि आपको x डायरेक्टली मिल रहा है। सो x डायरेक्टली खाने को मिल रहा है, x और m 1 हो गया, m की पावर 1 है, m की पावर x है, सो x बाय कंपेयरिंग डायरेक्टली 1 के बराबर आ गया। ऑन द अदर एंड अगर हम l को कंपेयर करेंगे सो 2x प्लस वाई विल बी इक्वल टू, यहाँ l नहीं है मतलब वो डायरेक्टली 0 हो गया, सो x अगर 1 है तो y आपका माइनस 2 हो गया। ये फिर से एक आसान सी चीज थी जो निकल के आ गई। एंड तीसरी बात करते हैं, दैट इज टाइम माइनस 2x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू माइनस 2। सो इसका ध्यान रखते हुए कि x की वैल्यू 1 है तो ये आएगा माइनस 2 और y की वैल्यू माइनस 2 है तो ये आएगा प्लस 2 प्लस जेड इज इक्वल टू माइनस 2, 2 माइनस 2 कैंसिल आउट एंड z इक्वल्स टू माइनस 2। सो वी हैव टू लुक फॉर द आंसर जिसमें x की वैल्यू 1 हो, y की माइनस 2 हो, z की वैल्यू माइनस 2 हो। मतलब एनर्जी की पावर होनी चाहिए, मैं फाइनल आंसर जरूर लिखूंगा, एनर्जी की पावर होनी चाहिए 1 x मतलब 1, वेलोसिटी की पावर होनी चाहिए माइनस 2, सो v की पावर माइनस 2 एंड z विल बी द पावर ऑफ टाइम, टाइम की पावर माइनस 2। सो ये आंसर जिससे मैच करेगा हमको वही ऑप्शन सही मिलना चाहिए। सो मुझे जो दिख रहा है यहाँ पर पहला ऑप्शन तो नहीं है क्योंकि इसमें t गलत दिया है, दूसरे ऑप्शन में v गलत दिया है, तीसरे ऑप्शन में सब सही है। एनर्जी की पावर 1 है, वेलोसिटी की पावर माइनस 2 है और टाइम की पावर माइनस 2 है। आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, जब आपको अगर थोड़ा सा लगे कि आपसे कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है तो आप यहाँ पर भी जल्दी से डायमेंशनल फॉर्मूला को पुट करके एक बार चेक कर सकते हैं वेदर इट इज मैचिंग विद द सरफेस टेंशन और नॉट। हिट एंड ट्रायल मत लगाइएगा वरना बहुत मेहनत लग जाता है। अगर ए इज द राइट आंसर तो ठीक है, बट अगर डी इज द राइट आंसर तो हिट एंड ट्रायल में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। सो बेटर है आप आंसर सॉल्व करें और फिर उसमें उसको एक बार क्रॉस चेक कर लें। ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हमारा अगला क्वेश्चन एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट सोलर कांस्टेंट। चलिए ये भी हमारा एक वैसे आगे के टॉपिक होता है, सो जब टॉपिक्स पढ़ लेंगे तो और अच्छे से ये चीजें क्लियर हो जाएंगी, बट अभी हम फिर भी कर सकते हैं। द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रिसीव्ड ऑन अर्थ सरफेस per unit area per unit time is defined as solar constant. Dimensions of solar constant is, तो इन्होंने solar constant की definition दे रखी है। अब solar constant को वैसे सिग्मा से डिनोट किया जाता है, so solar constant को इन्होंने डिफाइन किया है, that is the energy received on the earth surface per unit area, per बोलते तो नीचे आता है, so per unit area again पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम, तो टाइम भी नीचे है। आपको इसका सोलर कांस्टेंट का, दिस इज सोलर कांस्टेंट, सोलर कांस्टेंट का आपको डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है। चलिए तैयार हो जाइए, बहुत ही आसान है। एनर्जी बताने के लिए आपके पास सिंपल सा फॉर्मूला है ml² t माइनस 2। अगर याद नहीं है तो कोना है आपके लिए, वो कोना इसलिए बना हुआ है कि अगर आपको काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कुछ भी निकालना है आप बगल में फटाफट जाके निकाल लीजिएगा, ठीक है, शर्माने वाली कोई बात नहीं है। बट फिर से मैं कहूंगा कि अगर याद हो तो बहुत बेटर रहता है। याद भी आपको ऐसे रटना नहीं है सुबह उठ के 6 बजे, बेटर रहेगा रटने का तरीका ये है कि आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको एनर्जी, फोर्स, ये जो बेसिक्स होते हैं ना, ये याद हो जाएंगे आप लोगों को। एरिया की अगर बात करें सो एरिया हो गया हमारे पास l², t आपके लिए हो गया टाइम, सो l² मेरा डायरेक्टली कैंसिल आउट हो गया और t मेरा जब ऊपर आया तो t माइनस 3 बन गया, मतलब ये मेरे पास बन गया mt माइनस 3। इट्स ऑल्सो अ पॉपुलर डायमेंशनल फॉर्मूला, पॉपुलर है डायमेंशनल फॉर्मूला, mt माइनस 3 याद भी रहता है। सो m हमारे पास 1 है, l हमारे पास नहीं है और t माइनस 3, ये बी ऑप्शन से हमारा मैच कर रहा है जिसमें l 0 लिखा हुआ है। इसका मतलब l हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो दिस वाज क्वेश्चन बेस्ड ऑन सोलर कांस्टेंट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं जरा आराम से क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है।
पढ़िए एक साथ। द टाइम डिपेंडेंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी P इज गिवन बाय P इक्वल्स टू P नॉट। ये EXP का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल, E की पावर, है ना, ये एक फंक्शन होता है मैथमेटिक्स का। सो E की पावर माइनस अल्फा टी स्क्वायर, मैं अभी लिख के दिखा देता हूं। वेयर अल्फा इज कांस्टेंट एंड टी इज टाइम, द कांस्टेंट अल्फा, अब आपको अल्फा के बारे में कमेंट करना है। सो हमें दिया हुआ है दैट P इक्वल्स टू P नॉट। ये EXP का मतलब मैंने बताया, E एक कांस्टेंट होता है जिसकी पावर अल्फा टी स्क्वायर दी गई है। सो EXP लिखने का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल टू द पावर माइनस अल्फा टी स्क्वायर। सो दिस इज द राइट एक्सप्रेशन। ये यही कह रहा है जो भी क्वांटिटी है वो टाइम के साथ चेंज करती जा रही है। तो ये एक एक्सप्रेशन दिया गया है, ये किस क्वांटिटी का है उससे आपको कोई मतलब नहीं है, आपको मतलब है केवल अपने अल्फा से। आपको अल्फा का डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है। तो ऑप्शंस आपके पास यहां पर है। लेट्स स्टार्ट कि अल्फा का डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकलेगा। तो बच्चों अल्फा के बारे में अगर बात करनी है तो अल्फा कहां बैठा हुआ है, E की पावर में बैठा है। और जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं दैट पावर्स आर डायमेंशनलेस, तो दिस एज अ होल इज डायमेंशनलेस। ये पूरा का पूरा अच्छे से बना देता हूं, दिस एज अ होल इज डायमेंशनलेस। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं, दिस एज अ होल इज डायमेंशनलेस। अगर ये पूरा डायमेंशनलेस है तो आपके पास माइनस अल्फा टी स्क्वायर इज इक्वल टू डायमेंशनलेस है, ठीक है। अभी आप जानते हैं माइनस प्लस से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूले में आपने नीचे माइनस तो नहीं देखा होगा। सो माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों। अल्फा और यहाँ है टाइम का स्क्वायर, और अगर मैं दूसरी तरफ बोलता हूँ कि डायमेंशनलेस आना चाहिए तो इसका मतलब ही यही होता है कि सब लोग जीरो होंगे, वहां पे कोई भी प्रेजेंट नहीं होगा। मैं अभी बेसिक वाले लिख रहा हूँ M0 L0 T0। सिमिलरली अगर अल्फा टी स्क्वायर को उस तरफ भेजेगा, सो टी स्क्वायर उस तरफ जब जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा और वहां हो जाएगा टी की पावर -2। वहां और कोई तो है नहीं तो अकेला बचा टी की पावर -2। सो टी टू दी पावर -2, दिस शुड बी द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द अल्फा। लेट्स सी किस ऑप्शन से मैच कर रहा है। इट इज मैचिंग विद ऑप्शन बी। सो ये बिल्कुल बेसिक सवाल है जिसको पता है बच्चे को कि ई की पावर में जो भी आता है वो डायमेंशन लेस होता है। सो टोटल को डायमेंशन लेस करने के लिए अल्फा को टी का रेसिप्रोकल होके स्क्वायर होना पड़ेगा, तभी जाकर वो ऊपर एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी बना पाएगा। एकदम क्लियर। और अगर थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज आपको यहां भी चाहिए तो आप ये भी देख सकते हैं कि P एज अ होल इज E एज अ होल इज डायमेंशन लेस। अब ये पूरा का डायमेंशन लेस होता है तो जो भी ये क्वांटिटी होती है, मान लीजिए P मुझे प्रेशर जैसी फील दे रहा है, सो ये P प्रेशर होता तो P नॉट भी प्रेशर ही होता, या अगर P मोमेंटम होता तो P यहाँ पे P नॉट भी मोमेंटम ही होता। तो अगर कभी क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि उन्होंने इनके बारे में बात करते तो आप इसको पूरा छुपा करके डायमेंशनलेस प्रूफ करके या बोल करके आप इन दोनों पे डायरेक्ट बातचीत कर सकते हैं। क्लियर। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन। सो द लास्ट क्वेश्चन इज अगेन समवॉट रिलेटेड टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। लेट्स सी क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। व्हेन अ वेव ट्रैवल्स इन अ मीडियम। अच्छा, बहुत सारे बच्चे पढ़ने से ही डर जाते हैं, हमको नहीं डरना है, हमको केवल डायमेंशनल फॉर्मूलों पे बात करनी है तो बहुत ही आसान होने वाला है। व्हेन अ वेव ट्रैवल्स इन अ मीडियम, the displacement of a particle located at a distance x, हर चीज को देखते चलिएगा, what is x? x is the distance at time t, t is the time, is given by, so ये उन्होंने मुझे कुछ displacement के बारे में दिया गया है और ये किसके बारे में दिया है, the displacement of a particle। तो particle का displacement है y, हर चीज के बारे में आइडिया होना चाहिए। so y is the displacement of particle, ठीक है भाई। x is its distance, location, जो लिखा है located at a distance x, मतलब x भी डिस्टेंस ही है बट उसकी लोकेशन वाला डिस्टेंस है। हमें क्या करना, हमें तो केवल डिस्टेंस पता चल गया तो हमें उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्लियर हो गया। सो x इज ऑल्सो अ डिस्टेंस एंड हियर t इज टाइम, तो यहाँ पे जो t है वो टाइम है, मैं भी लिख नहीं रहा यहाँ पर। आपको बताना है वेयर a b c आर कॉन्स्टेंट। अभी a b c कॉन्स्टेंट्स हैं। द डायमेंशंस ऑफ b बाई c, आपको b अपॉन c का डायमेंशन बताना है और देखना है किस ऑप्शन से वो मैच करता है। तो बच्चों मैं एक बार इक्वेशन को दोबारा लिख देता हूं जिससे क्लैरिटी मिल जाए। a साइन bt माइनस सी एक्स, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको बताना है b बाई c का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बनेगा। अब जैसा कि मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में भी क्लैरिटी दे चुका हूं दैट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर जो पूरा आता है वो पूरा का पूरा डायमेंशन लेस इन नेचर होता है। सो आपको जो इस बार अंदर दिख रहा है ये पूरा का पूरा डायमेंशन लेस है बच्चों, ये पूरा का पूरा साइन के अंदर पूरा डायमेंशन लेस है एंड साइन एज अ होल इज ऑल्सो डायमेंशन लेस, साइन एज अ होल इज ऑल्सो डायमेंशन लेस। ये दो बातें ध्यान रखेंगे तो ऐसे प्रकार के क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाते हैं।
खैर इस क्वेश्चन में हमें बाहर वाली बातें नहीं करनी है, हमें केवल अंदर वाली बातें करनी है, मतलब केवल ये वाली बातें करनी है दैट BT माइनस CX मस्ट बी डायमेंशनलेस। अब BT और CX माइनस होके अगर कह रहे हैं कि हम तो डायमेंशनलेस होंगे, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे अगर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगाया जाए तो दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन BT हैज सेम डायमेंशनल फॉर्मूला एज CX एंड दे बोथ हैव सेम डायमेंशनल फॉर्मूला एज डायमेंशनलेस। इसका मतलब BT शुड बी डायमेंशनलेस एंड CX शुड बी डायमेंशनलेस। इस चीज का ध्यान रख सकते हैं। सो ये दोनों माइनस होकर अगर डायमेंशनलेस बना रहे हैं तो उसकी पॉसिबिलिटी यही हो सकती है कि ये भी डायमेंशनलेस हो, ये भी डायमेंशनलेस हो, और डायमेंशनलेस में से डायमेंशनलेस जब माइनस होगा तो आंसर भी डायमेंशनलेस ही आएगा। बस इतना सा ध्यान रखेंगे तो ये आपका डायमेंशनलेस हो चुका है। सो व्हाट विल बी B? सो BT इक्वल्स टू डायमेंशनलेस। मैं डायरेक्टली लिख देता हूं B विल बी, T जब उधर जाएगा तो नीचे जाएगा फिर ऊपर जाएगा, फुल नाटक करने के बाद T बोलेगा मैं तो हूं -1, सो ऊपर जाकर -1 बन जाएगा और कोई वहां पे नहीं है क्योंकि डायमेंशनलेस का मतलब सब कुछ जीरो है। सो T -1 अकेला दिखेगा वहां पर। सो B का डायरेक्ट आपने आंसर लिख दिया T -1। इसको चेक करने का भी तरीका है, अगर T -1 होगा तो T के साथ मल्टीप्लाई होके डायमेंशनलेस ही बनाएगा। बिल्कुल क्लियर। तो जब भी इस तरफ डायमेंशनलेस दिखता है मैं हमेशा इधर वाले को जो भी होता है बचा हुआ उसको रेसिप्रोकल कर देता हूं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे CX को देख सकते हैं आप, CX को डायमेंशनलेस होना है। अब X तो मेरा डिस्प्लेसमेंट है राइट, या डिस्टेंस है, तो मतलब X है लेंथ। अब C को क्या होना पड़ेगा डायमेंशनलेस करने के लिए? L -1 होना पड़ेगा, मतलब L का रेसिप्रोकल होना पड़ेगा, तभी तो जाकर वो उसको डायमेंशनलेस कर पाएगा। बट ठीक है, अगर आपको उल्टे से करना है तो आप X को उधर भेजेंगे, लेंथ को ऊपर ले जाएंगे और फाइनली L -1 आएगा। सो मेरे पास B भी तैयार है, C भी तैयार है, लेकिन क्वेश्चन मेरे से पूछ रहा है B बाई C। सो B बाई C के लिए B को मैं लिख देता हूं ऊपर, दैट इज T -1, और C को मैं लिख देता हूं दैट इज L -1। L -1 जब ऊपर जाएगा तो वो बन जाएगा L +1 लिखना अच्छा नहीं लगेगा, सो LT -1 लिख सकते हैं। LT -1 जैसे मुझे पता है स्पीड, वेलोसिटी, इन सब के बारे में बताता है। सो यहाँ पे मुझे 4 ऑप्शन दिए गए। पहला दिया है वेव वेलोसिटी, एकदम सही लग रहा है, बाकी सारे गलत है। वेव लेंथ के बारे में बता रहा है क्योंकि वो लेंथ नहीं आ रहा है। एम्पलीट्यूड भी लेंथ ही होता है, तो लेंथ के बारे में नहीं बता रहा। फ्रीक्वेंसी 1/टाइम होता है, मतलब T -1 होता है, ये भी नहीं बता रहा। सो द राइट आंसर विल बी फर्स्ट वन। अगर अगेन इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज दूं कि अगर आपको A के बारे में आइडिया लेना है तो आप इसको पूरा छुपा सकते हैं। ये पूरा का पूरा डायमेंशनलेस है बच्चों, साइन अंदर सब कुछ करके ये सब कुछ डायमेंशनलेस होने वाला है। सो Y का आंसर A के बराबर होने वाला है। सो A एंड Y विल हैव सेम डायमेंशनल फॉर्मूला, मतलब अगर Y डिस्प्लेसमेंट है या डिस्टेंस है सो A विल आल्सो बी डिस्टेंस, मतलब A का अगर डायमेंशनल फॉर्मूला मैं साइड से लिख दूं सो इट विल बी इक्वल टू Y, एंड Y इज डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, देन A विल आल्सो बी डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, दैट इज L। तो बच्चों ये थे क्वेश्चंस which were basic questions based on dimensional analysis। नेक्स्ट पार्ट में मैं कवर करने वाला हूं कुछ एडवांस लेवल प्रॉब्लम्स ऑन डायमेंशनल एनालिसिस। थैंक यू सो मच।